अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे कि जैसे आप जानते ही हैं कि अभी रिसेंटली जो है यूएस इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद ट्रम्प साहब का जो है वो बोरिया बिस्तरा गोल हो गया है और उनकी जगह अब दूसरे प्रेसिडेंट आएंगे। तो उनके होते हुए जब नए प्रेसिडेंट आएंगे तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो अमेरिका के रिलेशंस हैं उसको हम किस तरह से देखते हैं और उसमें हम क्या चेंजेस समझते हैं कि आएंगे, क्या बेहतरी आएगी और क्या चीज ऐसी है जो ट्रम्प के होते अच्छी थी लेकिन अब हमें ये लगता है कि वो चीज उस तरह से नहीं चल पाएगी। उसके लिए हम आज बात करेंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ हैं, हमें जी पाकिस्तान से ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और आप लोग उनको देखते ही रहते हैं इंडियन टीवी पे भी और पाकिस्तान टीवी के ऊपर भी। चीमा साहब बात करते हैं और चीमा साहब के साथ हमें जी ज्वाइन किया है अशोक वाकड़े साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया और इनको भी आप देखते रहते हैं डिबेट्स में और बहुत अच्छे से बातचीत होती ही रहती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सबसे पहले चीमा साहब आपकी तरफ चलूंगी। क्या समझते हैं आप कि क्या चेंजेस जो है वो इंडिया पाकिस्तान की सियासत में आएंगे या उसके रिलेशंस में आएंगे अमेरिका के साथ नए प्रेसिडेंट के आ जाने से और ट्रम्प के निकल जाने से? देखें, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है, ठीक है। और ये पार्टनरशिप बड़ी पुरानी है। बल्कि अगर मैं पिछले 20 साल की बात करूं तो अमेरिका ने बड़े ताल्लुकात अपने स्ट्रेंथन किए हैं और इंडिया को भी एक रे ऑफ होप मिली है कि इस खित्ते में पाकिस्तान से भी उनकी लड़ाई है, चीन से भी उनकी लड़ाई है, बाकी सारे छोटे छोटे मुल्क हैं वो फर्क ही नहीं पड़ता उनका। तो बाकी वो तो उनकी जो इंडिया है उसने अपनी एक जो पॉलिसी बनाई है वो लुक ईस्ट पॉलिसी है कि भाई ये एशिया पैसिफिक इधर देखो, वहां पे बात करो, इंडो पैसिफिक में चले जाओ, वहां पे आप यानी कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, तो ये सारे ममालिक इधर कारोबार करो, इनको इकोनॉमिक इंजन कहते हैं। सो इंडिया की पॉलिसी मैं समझता हूँ इस हवाले से तो ठीक है। लेकिन जो बाइडेन और कैमला हैरिस जो है ये डेमोक्रेट्स हैं और डेमोक्रेट्स की पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट होती है हमेशा रिपब्लिकन से। डेमोक्रेट थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन, थोड़ा स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी, वैल्यूज को बड़ी अहमियत देते हैं, फ्रीडम ऑफ मीडिया को, ह्यूमन राइट्स को, इन चीजों को अहमियत देते हैं। इसमें ट्रम्प साहब ने तो नजरें चुरा ली, ठीक है, कश्मीर के ऊपर जो हुआ, लेकिन कैमला हैरिस और जो बाइडेन साहब हैं, इन दोनों ने बड़ी बातें की हुई हैं कश्मीर के हवाले से। सो मुझे ऐसे लगता है कि शायद, और आपको पता है कि हाल ही में जो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ जो इंडिया ने निकाल दिया, उनके अकाउंट्स बंद कर दिए, या रिसेंटली फिर जिसे आप कहते हैं कि जो वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, तो कैमिला और बाइडेन दोनों इस पे बोले हैं और उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, हम आपके साथ हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो शायद इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगे। और दूसरा, रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में एक अदारा है जो रिलीजियस फ्रीडम को मेजर करता है और उन्होंने इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला है। सो ये स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ है, डिस्पाइट के जो है ट्रंप वहां पे हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया को टफ टाइम भी मिलेगा, लेकिन एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तहत कोऑपरेशन ज्यादा होगा। लेकिन कुछ एरिया पे इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क और चीजें लगेंगी जो मैं समझता हूं कि शायद एट टाइम्स जो है वो मुश्किल पैदा करेंगी इंडिया के लिए। जी जी अशोक साहब, आपने बात सुनी चीमा साहब की, आप एग्री करेंगे? आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा? नहीं, चिमा साहब ने जो बात कही वो पुराने उनके रेफरेंसेस से दी है। चिमा साहब को मैं पॉलिटिशियन नहीं मानता, चिमा साहब बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। जो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों के रेफरेंस से उन्होंने नई बात कही। लेकिन सत्ता में आने के पहले क्या बात करते हैं और सत्ता में आने के बाद
क्या बात करते हैं, इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि आप जब सत्ता के बाहर रहते हैं तो वो तमाम बातें करते हैं जो प्रेजेंट अभी जो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति थे उनकी नीतियों के खिलाफ ही आप बोल के ही सत्ता में आओगे। ऐसे में यदि उनकी नीति कुछ एक है तो उसके खिलाफ बोल के आप सत्ता में आते हो, लेकिन जब आप व्हाइट हाउस में बैठोगे तो फिर आपको पूरे अमेरिका का इंटरेस्ट देखना पड़ता है। और जब व्हाइट हाउस में आने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इसके पहले भी ओबामा थे, वो डेमोक्रेट थे, और ओबामा के समय तो एक नया रास्ता खुल गया था भारत और अमेरिका के बीच, उनका लगातार इंडिया में आना, और कश्मीर के मामले में तब भी उन्होंने भारत का साथ दिया था। देखिए, ट्रंप थे तो कोई ऐसा, कश्मीर को उन्होंने बहुत कई बार कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने की बात ट्रंप साहब ने भी, लेकिन भारत का इस मामले में बड़ा क्लियर स्टैंड है। स्टैंड ये है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर के कोई लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है, और कोई तीसरे पार्टी को हम अलाउ नहीं करेंगे इसमें बात करने के लिए। इसलिए ट्रंप भी बोलते रहे, लेकिन उनको कभी इसमें इंटरफेयर करने की बात नहीं की। रहे जो नए प्रेसिडेंट आए हैं और जो इंडियन ओरिजिन की जो उपराष्ट्रपति है, उनके लिए पहले सबसे पहले कश्मीर से बड़ा और पाकिस्तान भारत से बड़ा अपने देश की हालत सुधारना है। वहां नए टैक्सेशन लागू करेंगे, नहीं करेंगे, इकोनॉमी सुधारना है। वहां जो लगातार समस्याएं हैं, वो जो आरोप लगाते आ रहे हैं कि पिछले सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया यूएसए का, उनको ठीक करना पड़ेगा। जहां तक भारत की पॉलिसी है, मुझे लगता है भारत की पॉलिसी ओबामा के समय, उसके बाद ट्रंप साहब आ गए, और अब फिर डेमोक्रेट्स आ गए। इन तीनों के समय बाय स्टेडी एंड स्टेडी पॉलिसी चली है। कोई पॉलिसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका तब भी भारत का दोस्त बनना चाहता था, लेकिन तब रशिया यूनाइटेड था, और हम भले ही नॉन अलाइनमेंट अपने आप को कहते थे, लेकिन ये बात ये थी कि रशिया का बहुत अच्छा सपोर्ट था और रशिया ग्रुप में हम माने जाते थे। रशिया डिसमेंटल होने के बाद नया एक वर्ल्ड ऑर्डर नया शुरू हो गया। अमेरिका भी बहुत सिलेक्टिव होने लगा। अमेरिका ने भी कई जगह ये रियलाइज किया। पाकिस्तान एक जमाने में अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त था। जब निक्सन थे तो मैं उस युद्ध को भी नहीं भूल सकता था कि जब सातवां बेड़ा जो है अमेरिका का, पाकिस्तान भारत के युद्ध के समय सेल होना शुरू हो गया था। रशिया ने भी अब अपनी सबमरीन छोड़ी थी। ये एक कोल्ड वॉर भी तब तक चलता रहा, लेकिन फिर बार धीरे धीरे उन्होंने भी रियलाइज किया कि जिस पाकिस्तान को लगातार मदद करते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को पालने वाला देश हो सकता है। मैं फिर कहता हूं, मैं पाकिस्तान के आवाम को ये नहीं कहता या इसका दोष नहीं देता, या पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों को कोई दोष नहीं देता, क्योंकि हमने कई बार ये डिस्कशन किया है कि आर्मी का वर्चस्व होने के वजह से और कुछ कट्टरपंथियों के चक्कर में कई चीजें चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी उस देश में हुई है। और वैसे में दूसरी बात है, पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए था, वो अफगानिस्तान से रशियन चले जाने के बाद वो नहीं के बराबर रहा। इसके बाद वो पाकिस्तान उनके लिए बोझ बन गया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज भी देखिए, यूनाइटेड नेशंस में जो एनजीओ ने लगातार पाकिस्तान को और आपके वजीर आजम और उनके बीच में वाक युद्ध लगातार जो चल रहा है, उसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने यदि कहा कि ईश निंदा करना ये आजादी की अभिव्यक्ति नहीं है। मैं भी ये मानता हूं कि आपको आजादी की अभिव्यक्ति की आजादी, यदि आपके पास राइट टू स्पीच है, इसके मायने ये नहीं है कि आप किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, वो बात अलग है। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने कहा कि चाइना में जो लगातार मुसलमानों का हनन हो रहा है, लाखों मुसलमान कत्लेआम हो रहा है चाइना में, उसके लिए क्यों नहीं बोलते आप? ऐसे कई सवाल उठ चुके हैं, और इंटरनेशनल फोरम में पिछले 2 साल 3 साल से आपने ये देखे हैं, और ये कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, ये वस्तु स्थिति है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि ओपेक में भी है, मुस्लिम संगठन है देश का, वहां पे भी लगातार पाकिस्तान अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक को लगता है कि पाकिस्तान जो है ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को वो एक जगह देता है। वहां आतंकवाद क्यों पनपता है, इसके लिए पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा। ये ओसामा बिन लादेन वही थे, और ये वही ओबामा थे जो रात भर अपने व्हाइट हाउस के चेंबर में बैठ के पूरा ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे। तो पाकिस्तान के अंदर घुस के यदि उनको सबसे बड़े टेररिस्ट को मारना पड़ा, उसके बाद यदि हम पाकिस्तान ये कहता है कि दाऊद इब्राहिम से लेकर तमाम लोग हमारे यहाँ है, तो कहीं ना कहीं ये जवाबदेही दुनिया के सामने उनको देनी पड़ेगी। आज यदि पाकिस्तान, अमेरिका खुद रेसिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान में भी आतंकी हमले अपने अमेरिका यदि लड़ रहा है रेसिज्म के खिलाफ, अमेरिका कोविड के खिलाफ लड़ रहा है, अमेरिका में भी आज आतंकवाद की जो घटनाएं हुई, जो टावर गिराए गए, उसके बाद भी वो खौफ खाया हुआ है। ऐसे में जब तक पाकिस्तान आतंकवाद
और पाकिस्तान ये एक दूसरे का पर्याय बने रहते हैं, तब तक चाहे कोई भी आए, डेमोक्रेट आए, रिपब्लिकन आए, वो उस पॉलिसी को नहीं ज्यादा बदल पाएंगे जिसमें लुक पाकिस्तान होगा। जहां तक भारत का सवाल है, आपने कहा लुक ईस्ट, बिल्कुल ये आपके देश को भी आजादी है। हम यदि ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो हम तमाम देशों को एक्सप्लोर करेंगे जहां से हमें रिक्वायरमेंट आ सकती है। चाइना की और हमारी जब खटपट हुई बॉर्डर को लेके, तब बाकायदा हमारे यहाँ चाइना का इंपोर्ट बंद हो गया, हमने चाइना को एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तब हमारे यहाँ भी ये कहा जाता था कि चाइना का जो इंडिया में चाइना का माल आता है वो इतना ज्यादा है कि हम बगैर उसके कैसे रह पाएंगे। लेकिन हमारे ज्यादातर फार्मा इंडस्ट्री के सारे बेसिक ड्रग चाइना से इंपोर्ट होते थे। तो कई लोगों को लग रहा था कि दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि लुक ईस्ट होने की वजह से चाइना नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ये एक बी प्लान रेडी होने की वजह से भारत को वो एडवांटेज मिला। आज चाइना से इंपोर्ट बंद है, इसके बावजूद हम वर्ल्ड को मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। आज भी हम वर्ल्ड को मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। ये ताकत उस देश की पॉलिसी में है, और ये पॉलिसी हमारे यहाँ निरंतर चल रही है। मैं ये नहीं बोलता कि नरेंद्र मोदी आने के बाद भी पॉलिसी में कोई ड्रास्टिक चेंज हो गया। यदि इजराइल के प्रति लोग कहते हैं ड्रास्टिक चेंज हो गया, तो इजराइल में सबसे पहले हमारे विदेश मंत्री जो गए थे वो नरसिंह राव थे, जो विदेश मंत्री थे और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने, राजीव गांधी के कैबिनेट में। तो पॉलिसीज विदेश मंत्रालय की ये कंसिस्टेंट है, सत्ता आते और सत्ता जाते से एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच वाली बात होगी। अभी इतनी कोई खास बदलाव मुझे तो नजर नहीं आता। और जैसा कि है हमारे यहाँ हमेशा कोई भी जब ओबामा था तो वैसे ही स्वागत होता था, और वो वैसे ही आते थे भारत, और वैसे ही, क्योंकि भारत एक कंज्यूमर देश भी है, ये आपको समझ लेना चाहिए। 135 करोड़ का कंज्यूमर। अशोक जी, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। पहले मैं आपकी बात का जवाब मैं चीमा साहब से ले लूं कि चीमा साहब, वाकई में आपको लग रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा, या ये कि और प्रेशर पड़ेगा? वो जो एक हम सुनते थे डू मोर वाली बात, क्या वो दोबारा से गूंजेगी वही आवाज? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये इंडियंस को अपने दिमाग से कुछ चीजें जो है ना वो थोड़ी सी रिफ्रेश करने की जरूरत है। और वो पहली बात ये है कि ये जो टॉक्स एंड टेरर है ना, ये पाकिस्तान का मसला है। ये इंडिया कब तक अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराएगा? आप दहशतगर्दी भी कराएं, ठीक है, और आप कहें जी वो तो अफगानिस्तान में लॉलेसनेस पड़ी हुई है। बलोचिस्तान में कुलभूषण यादव साहब इधर क्या टूरिज्म पे आए हुए थे? वो क्या कर रहे थे यहाँ पे? कोई बलोचिस्तान के बीच पे आए हुए थे, वो कोई ग्वादर पे वो ब्लू वाटर्स में आए हुए थे, क्या कर रहे थे वहां पे? तो जो इंडिया को थोड़ा ये टॉक्स एंड टेरर हमने भी नहीं करना, आपने भी नहीं करना और हमने भी नहीं करना। सो एक तो ये अपने दिमाग में अपनी जो है ना ये अपनी सेटिंग ठीक कर लें सारे। दूसरी बात, पाकिस्तान टेरर सपोर्ट करता है, पाकिस्तान टेरर सपोर्ट करता है। दुनिया कहती है हमने दहशतगर्दी खत्म कर दी है। दहशतगर्द जमातों को किसने खत्म किया है? मुझे बताएं ना, कौन सा ऐसा मुल्क है? अफगानिस्तान में अमेरिका तो भाग गया बगैर मामला ठीक किए। आज भी वहां पे खाना जंगी का खदशा सबसे ज्यादा तो इफेक्ट हमने होना है, इसलिए तो हमने वहां बाढ़ लगा ली है। सो ये जो है ना, ये जो चीजें हैं दहशतगर्दी, और भाई जो आपके हैं वो दहशतगर्दी नहीं है, वो फ्रीडम स्ट्रगल है। जब किसी इलाके में कब्जा कर ले तो लोग फिर हक मांगते हैं। जब जनाब हक मांगते हैं ना तो उनको हक देते हैं, आगे से गोलियां नहीं मारते। और फिर ये नहीं कह देते कि ये तो हमें जो है वो क्या उसे बोलते हैं, ये दहशतगर्द है। ऐसे नहीं जनाब चलता। और तीसरी अहम बात, आर्मी के ऊपर इंडिया को बड़ा एतराज रहता है। क्यों ना एतराज रहे भाई, डिफेंस जो करती है हमारा, जो चीज पाकिस्तान को मजबूत करेगी इंडिया को उससे दुख होगा। आर्मी फौजी जनरल ये हो गया वो हो गया। देखें, पाकिस्तान को इस आर्मी पे फख्र है। इसी आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी ने आज तक इंडिया को जो है ना वो ठीक रखा हुआ है। वरना याद होगा आपको आरजू, जब 1999 में इंडिया ने धमाके कर लिए थे ना बीजेपी ने, तो एल.के. अडवाणी कहते थे अब पाकिस्तान को समझ लग जाएगी, अब पाकिस्तान को हम बताएंगे कैसे होता है। जब थोड़े कुछ दिनों बाद 15 दिन बाद हमने भी 6 धमाके कर दिए तो इनकी भी जो है जाग बैठ गई थी। सो जरा इस चीज को ज़हन में रखें, ये आर्मी है जो चीजें ठीक करती है जनाब, और इस आर्मी ने पाकिस्तान को महफूज रखा है। ये कुलभूषण यादव को किसने पकड़ा था? आर्मी ने पकड़ा था।
ये टीटीपी को अगर अफगानिस्तान में आप सपोर्ट करते हैं, जमातुल अहरार को सपोर्ट करते हैं, बलोच लिबरेशन को, आर्मी को सपोर्ट करते हैं, तो उसको कौन हमें बचाता है? हमें आर्मी बचाती है। हमें फख्र है अपनी आर्मी पे। आपको बुरी लगती है, कोई बात नहीं, लगनी चाहिए, जारी बात है। जो आपको चीज तकलीफ दे उसको बुरी लगनी चाहिए। डू मोर, किस चीज का डू मोर? क्यों डू मोर करें हम? क्या हमने नहीं किया? आपसे तो जंग लड़ी नहीं गई अफगानिस्तान में। आप तो चले गए वहां से छोड़ छाड़ के और कहा जी कि हमें तो एग्जिट करना है। अमेरिकन तो एग्जिट कर, यूरोपियन तो उससे भी पहले चले गए हैं, और हमें गए डू मोर। किस चीज का डू मोर? हमारे इलाके में कहां प्रॉब्लम है? देखिए, हमारा 7,96,096 किलोमीटर का रकबा है, हमें कहां प्रॉब्लम है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज कितनी हो रही हैं। ये अभी जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं, अजीत डोवल साहब, उनकी आपने आरजू स्टेटमेंट तो सुनी होगी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जहां खतरा है वहां जाके ठीक करना है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करनी है। खतरा तो यहीं पे है ना, और उनको कहां से खतरा है? चीन से तो वैसे डरते हैं, चीन का तो मुंह पे नाम ही नहीं लेते ना। नरेंद्र मोदी साहब को 135 करोड़ लोगों ने कहा चीन का मुंह से नाम ले, उन्होंने कहा मैंने नहीं लेना, मुझे कुछ हो जाए मैंने चीन का नाम नहीं लेना। नरेंद्र मोदी साहब ने रोजा रख लिया हुआ है। अब देखें तो खतरा तो यहां पे है, चीन के साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह चीन ने इनके साथ लड़ना है, इनके पास तो वो टूल्स भी नहीं है लड़ाई के। उन्होंने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर करनी है, इनको तो अभी साइबर वॉरफेयर में ये तो बहुत पीछे है अभी चीन से। अभी तो इन्होंने प्लानिंग कर रहे होने कि हमने चीन पे कैसे हमला करना है, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज उड़ जानी है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज गायब हो जानी है इनकी, इनको पता नहीं लगना स्टॉक गए हैं। ठीक है जी। सो डू मोर शू मोर कोई नहीं आरजू, अभी पाकिस्तान ने बहुत कर लिया, अब बाकियों की बारी है। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। इंडिया को इस चीज का पता होना चाहिए भाई, आप अपनी ये जो टेरर पाकिस्तान में स्पॉन्सर करते हैं और टेरर एक्सपोर्ट करते हैं, ये बंद करें, और कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि दिल्ली से बैठ के, ये 1850 नहीं है कि वायसराय दिल्ली से बैठ के जो है ना कश्मीर को डील करेगा। नरेंद्र मोदी साहब को वजीर आजम बनाया था कि वायसराय बनाया था आप लोगों ने? हमें तो यही नहीं पता चला आज तक। पहले उन्होंने गवर्नर रूल लगा दिया, फिर उन्होंने सदारती उधर रूल लगा दिया। हमें तो पता चला था लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द अर्थ, ऑन द प्लेनेट अर्थ इज इंडिया। वो पता नहीं कौन से पहाड़ों पे जाके भी ना एक वोट को हम जो है ना इज्जत देते हैं। वो वोट उधर जो एक पहाड़ों में वो नेक्सलाइट मूवमेंट जहां पे चल रही है, रेड कॉरिडोर के अंदर जाके खतरा मोल लेके हम वोट जो है ना एक वोट भी डलवाएंगे। लेकिन जिधर लोगों ने कश्मीर में वोट डाले उनको उनका हक ही उनसे छीन लिया, उनको कहा तुम वोट ही नहीं, इधर गवर्नर रूल लगेगा। ये तो डबल स्टैंडर्ड है इंडिया के। इंडिया नीड्स टू डू मोर। पाकिस्तान ने बहुत कर लिया आरजू, ये जरा थोड़ा इनको समझाया करिए, आपकी ज्यादा दोस्ती है। जी अशोक सर, आरजू आप एग्री करेंगे? मुझे लगता है मैंने सवाल बिल्कुल जवाब मिलेगा, बाकायदा माकूल जवाब मिलेगा। देखिए, आपके यहाँ एक ओमार शरीफ नाम के स्टैंड अप कॉमेडियन थे, है ना? अभी भी है सर, अभी भी है, और पूरा विश्व उनका जहां जहां हिंदी और उर्दू समझी जाती है वो लोग आज भी उनको खड़े होकर सलाम करते हैं। मुझे लग रहा था कि ओमार शरीफ के बाद शायद कोई दूसरा स्टैंड अप कॉमेडियन अभी पैदा ही नहीं हुआ आज तक। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आरजू जी आपको कि आपने चिमा जी को मेरे सामने खड़ा करके बता दिया कि ओमार शरीफ एक नहीं, ओमार शरीफ से भी बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन हमारे देश में है, जो कॉमेडियन ही कर सकता है। आज चिमा जी सुन लीजिए, चिमा जी आप पूरा टाइम बोलते रहे, मैं एक शब्द, मैंने सांस भी धीरे से लिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अच्छा कॉमेडी शो चल रहा था तो डिस्टर्ब नहीं। अब मेरा भी आपको जो लगे वो आप सुन लीजिए ना, नहीं उसके बाद फिर आरजू जी आपको बोलेगी, क्योंकि आरजू के शो पे बोलने के बीच में डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, अब मैं बताता हूं, 2 बार मार खाई हुई आर्मी पे भी आदमी गर्व करता है, तो ये कॉमेडी नहीं कर सकता है। हमने बांग्लादेश अलग हो गया तो भी आर्मी पे गर्व, कारगिल में ठोक पीट के मारा तो भी आर्मी के गर्व। दूसरी बार भुट्टो साहब यहां हाथ पैर जोड़ते हुए आए और बोल के गए कि मुझे मेरी जमीन वापस दो, आर्मी वाले आप रख लो जितना सैन्य रखना है। ये तो हमारी दरिया दिली थी कि सबको वापस कर दिया। उसके बाद टेरर स्ट्राइक करके अंदर मारा, क्या कर लिया? सवाल वो नहीं है, सवाल वो है कि आपके आर्मी का मैंने नाम क्यों लिया। आप समझने के परे हैं, आपने समझा नहीं, क्योंकि मैं आरजू जी के ही शो में बैठा था, एक दूसरे शो में, और उसमें पैनलिस्ट भी मान गए थे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आर्मी का ज्यादा है, इसलिए मैंने आर्मी का नाम लिया। आर्मी को तो हर देश में गर्व करना चाहिए। मैं आपके आर्मी पे भी मैं गर्व करता हूं, क्योंकि आप भी कुछ अलग नहीं हो, इंडिया से भी निकले हुए हो, हमारे ही गर्व से बाहर निकले हो आप।
और हम जानते हैं कि जो हमने जिसको पैदा किया है वो है क्या, हम अच्छी तरह से जानते हैं। सवाल वो भी नहीं है। सवाल है कि आपका जब एक कोई शहीद होता है तो वो भी एक शहीद होता है, देश के लिए शहीद होता है, तो उसके भी घर में बहुत मातम बनता है। आर्मी, हर देश की आर्मी चाहे कितनी भी बुरी हो, कितनी भी अच्छी हो, गर्व होना चाहिए। मैं आर्मी के मायने, आर्मी के डर से नहीं बोल रहा था। भारत डरता नहीं है, भारत ठोकता है। भारत ने आर्मी के मायने ये बोले थे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा है। ये आपके यहाँ जर्नलिस्ट मानते हैं, आपके यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप मानती है, नहीं तो आपके यहाँ आर्मी और पुलिस की भिड़ंत नहीं होती पंजाब में और हत्याएं नहीं। रही दूसरी बात, आपने कहा कि अमेरिका को आपने बहुत कोसा। चलो ठीक है, आपने जो कोसा, आप बार बार हमको कहते हैं कि हम दहशतगर्दी करते हैं। यदि हम दहशतगर्दी करते तो इंटरनेशनल कोई तो एजेंसी हमको ब्लैकआउट करती, कोई तो ये बोलती कि तुम ग्रे लिस्ट में हो। आपके यहाँ क्यों पार्लियामेंट में 4-4, 5-5 बिल पास करने पड़ते हैं कि ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए? आपको क्यों ये बोलना पड़ता है कि दाऊद हमारे यहाँ है? ये क्यों एक्सेप्ट करना पड़ता है सालों को मना करने के बाद? हमने तो कभी कुछ नहीं किया। हमने तो जो एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट किया, नहीं किया तो नहीं किया। बांग्लादेश टूटा, हम रिस्पॉन्सिबल थे, हमने तो बोला कि हाँ टूटा, ये 10 बार बोला, हमने उसको कभी डिनाई नहीं किया। लेकिन जिस दाऊद को लगातार डिनाई करते आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट भी हुआ है। मैं ये कहता हूं कि टेररिज्म, इसको आप इंडस्ट्री मत बनाइए, टेररिज्म के थ्रू मत लड़िए। आप लड़ना है तो, और आपने कहा कि चाइना का आपने क्या मौन व्रत, रोजा रखा है चाइना का नाम लेने के लिए। अरे एक प्रोटोकॉल होता है, इसके तहत नाम नहीं लेते। नाम तो पाकिस्तान का भी नहीं लिया उन्होंने कभी। उन्होंने किसी तकरीर में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ऐसा करता है, वो हमेशा कहते हैं पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, क्योंकि एक डेकोरम होता है। एक प्राइम मिनिस्टर जब देश का कुछ कहता है तो उसके कुछ मायने होते हैं। आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है उन्हीं को पता नहीं होता, क्योंकि आर्मी लिख के देती है, उनको बोलना होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उसके दिन दूसरे दिन को यू टर्न भी लेना होता है, क्योंकि फिर बोला जाता है यू टर्न। हमारे यहाँ वो नहीं होता है। हमारे यहाँ आर्मी कितनी भी बड़ी हो, आर्मी कितनी भी ताकतवर हो, और आर्मी कैसी भी हो, आर्मी हमेशा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करती। हमारे यहाँ आर्मी पॉलिटिशियंस के अंदर होती है। आपके यहाँ बार बार आर्मी सत्ता में आती है, आपके यहाँ डेमोक्रेसी खत्म होती है, फिर डेमोक्रेसी आती है, फिर कोई आर्मी का हेड सत्ता में लेता है। डिक्टेटरशिप तो आप लोगों ने देखी। अब जिस आर्मी ने 10 बार वहां राज्य किया हो, पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करके डिक्टेटरशिप की हो, उस पर भी आप गर्व करें तो ये स्टैंडर्ड कॉमेडियन नहीं हो सकता है। दहशतगर्दी क्या है? जब आप एक उंगली उठाते हो ना तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है। दहशतगर्दी कौन करता है ये सारी दुनिया को पता है। ये दुनिया भी तो है, एक ग्लोबल विलेज है। हम सब साथ में हैं, एक दूसरे को वॉच करते हैं। यदि इंडिया इतना बड़ा टेररिस्ट होता तो हमको ना इजराइल साथ देता, ना हमको अमेरिका साथ देता, ना हमको कोई साथ देता। आज यदि सारा देश विश्व हमारे साथ है तो सिर्फ एक कारण है, सारा हमारे साथ है तो एक कारण है कि कहीं ना कहीं हम भी टेररिज्म से पीड़ित है। मैं ये नहीं करता कि पाकिस्तान टेररिज्म से पीड़ित नहीं, पाकिस्तान भी टेररिज्म से पीड़ित, लेकिन फिर होता क्या है, वो दुधारी तलवार है। जब आप दुधारी तलवार रखोगे तो कई बार ध्यान रखना पड़ता है कि आपको भी काटती है। इसलिए मैंने कहा आपको आर्मी का नाम लिया। मैंने आर्मी का ये नहीं बोला कि आपको गर्व मत करो, मैंने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी, इस पे मैंने बात की। शायद आप गलत समझ गए। उसके बाद आपने कहा कि मौन व्रत धारण, ये लच्छेदार बातों में तो सीरियस डिस्कशन में बहुत एक तड़का लगता है कि उन्होंने रोजा रखा होगा। रोजा नहीं रखा साहब, रोजा नहीं रखा। ये हमारे यहाँ सिस्टम है। कोई भी वर्ल्ड का कंट्री किसी दूसरे देश का नाम नहीं लेता, क्योंकि हम पाकिस्तान का भी नाम नहीं लेते। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान से डरते हैं? जिसको 2-2 मार मारा हो उसको डरते हैं? हम नहीं डरते। हमारे वजीर आजम ने कभी कुछ नहीं कहा। हम तो हमेशा कहते, उन्होंने तो पहले भाषण में कहा था, हम मेरे पड़ोसी को मैं बोलता हूं कि लड़ाई लड़नी है तो गरीबी से लड़े, बेकारी से लड़े, गरीब लड़नी है तो अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लड़े, अच्छी शिक्षाओं के लिए लड़े। ये तो उनका अपील था। ये वही वजीर आजम है कि ऑल ऑफ सडन बिना शेड्यूल चले गए थे आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर शादी में। ये वही वजीर आजम है। तो हम तो ये नहीं कहते। लेकिन यदि भारत को गाली देके आप वहां सत्ता में आना चाहते हो और यदि वहां का रबर स्टैंप आर्मी का बन के सत्ता में आना चाहते हो तो ये दुखदाई है। इसके लिए मैं कह रहा हूं, वहां की आवाम को मैं कभी गलत नहीं कहता। उस आवाम के प्रति भी मुझे सद्भावना है और मुझे दया आती है कि कब तक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए तरसते रहें। क्यों अच्छी डेमोक्रेसी नहीं? आपके यहाँ आपके एक पूर्व राजनयिक कहते हैं, जो मिनिस्टर लेवल पे रह गए आदमी कहते हैं कि आर्मी थर्रा रही थी। हमने तो नहीं कहा भाई, मैंने तो कभी नहीं कहा आपकी आर्मी थर्राती हो। कितनी भी कमजोर आर्मी हो वो मर के लड़ती, मरने तक लड़ती, वो डरती नहीं। आप ही क्या लोग कहते कि आर्मी थर्रा रही।
आप ही के लोग कहते हैं कि आपने पुलवामा किया, हमने तो नहीं बोला। आपके मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कहते हैं कि पुलवामा किया। जिस दिन मेरे यहां मेरा मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रकाश जावड़ेकर ये कहे कि हमने पाकिस्तान में बम फोड़े हैं, मैं बता दूं वो चुनाव भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता आतंकवाद को साथ नहीं दी। ये मैं आपको बता दूं चीमा साहब। इसलिए थोड़ा सा पीछे झांक के देखिए, 15 दिन पहले आपके देश में क्या हुआ ये देखिए, जिसके ऊपर कई डिस्कशंस हुए। अरे हमने नहीं कहा, आप ही ने, आपके देश से हमको पता पड़ा कि रात को 9 बजे आर्मी स्ट्राइक करने वाली, हमको तो नहीं पता था। मैंने खुद कहा उस दिन, मुझे पता नहीं था मेरी आर्मी स्ट्राइक करने वाली है, लेकिन पाकिस्तान के राजनयिक को मालूम था, पाकिस्तान के आर्मी को मालूम था, ऐसा वो कहते हैं। ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, आप ही के लोग कह रहे। इसलिए चीमा साहब, जब मैं आर्मी की बात कहता हूं तो मैं आपके आर्मी को बेइज्जत नहीं करता। हार जीत चलती रहती है, कोई कभी हारता है, कोई हारता है। हमने 62 में चाइना से हारे थे, इसका मतलब ये नहीं कि चाइना को हम दंका नहीं देते। जब चाइना से हमारी झड़प हो गई तो हमारे 21 शहीद हो गए, तो चाइना के भी 45 लेके गए, ये भी बात है सामने। सवाल वो नहीं है, हार जीत चलती रहती है, आर्मी कभी हारती है कभी जीतती है, लेकिन आर्मी के क्रेडिबिलिटी पे, लड़ने पे ना सवाल मैं आपके आर्मी पे उठाऊंगा ना मेरे आर्मी पे कोई उठाएगा, लेकिन आर्मी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसी सच्चाई को जिस दिन आप एक्सेप्ट करके इसका निराकरण करोगे, यदि डेमोक्रेसी आपके यहाँ हो गई हमारे जैसी, तो ये जब जब आपके अच्छी डेमोक्रेसी आई है, जो अच्छे नेता ताकतवर आए हैं, तब तक भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरे। ये आप देखिए, घूम फिर के फिर कश्मीर, घूम फिर के फिर कश्मीर। यदि कश्मीर के सिवा भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई आपको बात ही नहीं करनी है, तो फिर कश्मीर का मसला बिल्कुल क्लियर है। कश्मीर हमारा है और हमारे पास है। कश्मीर में हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, कश्मीर में अभी टूरिज्म बढ़ा है, 100% टूरिज्म चालू हो गया कश्मीर में। कश्मीर में हाउसिंग हो गया, कश्मीर में इंडस्ट्रीज लग रही है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। सवाल यह है कि आपके यहाँ जो आजाद कश्मीर है उसमें भी तो इश्यूज है, लेकिन मैं उस इश्यूज को भी बात नहीं करता, क्योंकि मैं मेरे कश्मीर की बात करता हूँ। और भारत पाकिस्तान की जब बात करती है तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ। पाकिस्तान सिर्फ एक ही रट सुबह से लेकर शाम तक, यदि आप बोलो कल यदि मैं और आप शो में आ जाए और एक आध अच्छी फिल्म पाकिस्तान की है उस पर डिस्कशन करेंगे, तो मेरा दावा है उसको भी आप जम्मू कश्मीर पे ले आएंगे, वो फिल्म का डिस्कशन नहीं रहेगा। आज हमारा डिस्कशन एक अच्छे अमेरिका की लुक पॉलिसी क्या होगी इस पे था। अमेरिका, मैं बार बार कहता हूं, अमेरिका ये मार्केटिंग कंट्री है, वो आज हमारे साथ है क्योंकि हम बहुत बड़ा उपभोक्ता बेस है। चले बस करें, अब आपने बड़ी बात तो ऐसा ही नहीं, ऐसा ही आप अमेरिका का इंटरेस्ट आप सोचे, मैं सोचता हूं आप अमेरिका छोड़ के तुरंत, मतलब डिस्कशन शुरू नहीं हुआ, पहले सेगमेंट में आप पाकिस्तान और कश्मीर और इस पे आ गए। सवाल ये है, इसलिए मैंने कहा अमेरिका, पहले मुझे ये बताएं, बात हम अमेरिका पे कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहां से आ गई? ये आपने कहां से सुने? मैं नहीं बोला, चुप करें आप, चुप करें। मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैंने सिर्फ सर हिलाया। बात अमेरिका की हो रही है तो आपने पाकिस्तान आर्मी का कहां से जिक्र करना शुरू कर दिया? जनाब मुझे बात बताएं, जमहूरियत किसे कहते हैं? जमहूरियत की डेफिनेशन क्या है? जमहूरियत सिर्फ होना मकसद है, या जमहूरी अकदार, या जिसे पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं, डेमोक्रेटिक कल्चर कहते हैं, वो भी कुछ चीज होती है? ये जमहूरियत है कि आप एक इलाके पे कब्जा कर लें और कहें गन के जोर पे ये इलाका हमारा, ये जमहूरियत है? जमहूरियत, ये क्या आप लोगों ने लोगों को ड्रामा बनाया हुआ है कि हम लोग जो सबसे बड़ी जमहूरियत है? जमहूरियत ऐसी होती है? जमहूरियत का कल्चर नहीं पता आपको? लिंचिंग करना जमहूरियत है? लोगों को कहते हैं कि नहीं गाय ना काटना, गाय के सबसे बड़े एक्सपोर्टर आप हैं। ये अपने डबल स्टैंडर्ड हमें ना सुनाएं, और ये अपनी देखें। आपको इतनी मुझे अब बातें आपने की, मैंने सारे जवाब देने पड़ेंगे। आपने बांग्लादेश की बात की, जनाब अशोक साहब सुने, अशोक साहब आप सुने, आपने मेरे पे पर्सनल टारगेट किया, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, आप मेरे से बड़े हैं, सुने, आप मेरे से बड़े हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, एज ए बिग ब्रदर मैं एक्सेप्ट करता हूं, बिग हार्ट। मजाक करने को, आपको जुगत कर रहे में मैं भी बड़ा स्मार्ट हूं, लेकिन मैं आप क्योंकि मुझसे बड़े हैं मैं करूंगा नहीं, ठीक है? मैं नहीं करूंगा, बिकॉज आपके व्हाइट हेयर हैं एंड आई रिस्पेक्ट यू लॉर्ड लाइक ए बिग ब्रदर। अब सुने अशोक भाई, पहली दहशतगर्द जमात की बुनियाद आपने रखी, मुक्ति बहनी किसने बनाई? पाकिस्तान का एक हिस्सा जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें कहा कि जाओ लो वेपन और मारो पाकिस्तानी फौजियों को। ये किसने किया था? साउथ एशिया में तो दहशतगर्दी का कल्चर आपने उसकी बीज रखी।
अगर आप बीज ना रखते बांग्लादेश, जो बांग्लादेश बना, आरजू ईस्ट पाकिस्तान जो है, वो कहां से है, वो बुनियाद रखी गई, मुझे बताए कोई बंदा। क्या किसी मुल्क में आज ये कहते हैं जी ओहो कश्मीर के अंदर तो आप वहां मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हैं, वो तो ना किया करें, वो तो दहशतगर्दी है। उधर बांग्लादेश में आपने मुक्ति बहनी बनाई और आप कहते हैं डंके की चोट में हमने बनाई। देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री अपनी ठीक करें जनाब। ये नहीं है कि आप अगर किसी नॉन स्टेट एक्टर को फंड करें तो उन्होंने कहा ये तो मसले को नहीं, ये तो हमने उनकी सपोर्ट की थी। और पाकिस्तान अगर अपने हिस्से के में मुजाहिदीन को सपोर्ट करे, उन्होंने ये तो दहशतगर्दी है। ये है वो इंटरनेशनल सिस्टम जिसके डबल स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की थी अशोक साहब आपने वहां पे बांग्लादेश के अंदर, ये आपको भूलना चाहिए। और ये जो दाऊद इब्राहिम की आप बात कर रहे हैं, हमने कब कहा दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है? वो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जो आपने एड्रेस दिए हैं और जो आपने डिटेल्स दी हैं, पाकिस्तान बीइंग रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम कहें जी कि ये जो उसको एज इट इज यहाँ पे लागू करना। हमने को ये तो नहीं, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो उसके ऊपर रेजोल्यूशन दिया, जो नंबर दिए, हमने भी फॉरेन ऑफिस ने वो एज इट छापा लगा दिया। वो यूएन का है, वो हम तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे ऊपर बाइंडिंग है। इंटरनेशनल लॉ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है हमारे ऊपर बाइंडिंग है, उनकी इंप्लीमेंटेशन। आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कश्मीर की रेजोल्यूशन की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की बाइंडिंग करना, क्योंकि आप भारत हैं, आपके 135 करोड़ है, आपकी तो खैर है ना। आप ना भी सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट करें तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तो जमहूरियत है, आप तो बहुत बड़ी जमहूरियत, इतनी बड़ी जमहूरियत है कि आप कुछ ना भी करें तो आप जमहूरियत है, क्योंकि आप जमहूरियत है। कश्मीर में अगर हाफ विडोज हो जाए तो आप जमहूरियत है ना, आप कर सकते हैं। आप खवातीन के जो सुहाग है वो उठा के ले जाए फौज, कोई बात नहीं, जमहूरियत जो हुई। और आगे आ जाए जमहूरियत, आप जमहूरियत की बात करते हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट है, जमहूरियत में ही होता है जनाब। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जमहूरियत में ही होता है। जो जब अगस्त में पिछले साल जो आपने किया, मुझे बताएं, गवर्नर रूल लगा के, प्रेसिडेंशियल रूल लगा के, जमहूरियत में कहां प्रेसिडेंशियल रूल लगते हैं? ये कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत की डेफिनेशन भी पढ़ी है आप लोगों ने? अगर जमहूरियत 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 आपने नापनी है तो ये क्या बात हुई दिल्ली से फैसले करें और नहीं जी जमहूरियत है हमारे पास। आगे आ जाएं, आपने सर जी बात की, दाऊद का मैंने आपको बता दिया, मुफ्ती बेनी का भी मैंने आपको बता दिया। आप आ जाएं, आप नरेंद्र मोदी साहब पे आ जाए, नाम नहीं लेते पाकिस्तान का। पहली टर्म में तो बड़ा नाम लेते थे, बड़ा बड़ी पहुंच के नाम लेते थे, दूसरी टर्म में नाम लेना नहीं शुरू किया, अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया ऊंचा, ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, हम पाकिस्तान का नाम लेंगे तो अहमियत देंगे। और सर जी आप और हम में कोई फर्क नहीं है, दुनिया में जहां इंडिया का नाम आएगा पाकिस्तान का नाम आएगा। लोग कहेंगे पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। आप न्यूयॉर्क के साथ किसी मोहल्ले में नहीं इंडिया चला गया, इंडिया इधर ही हमारे पास ही है, और जब तक आप ज्योग्राफिक मैप में यहां हम यही रहेंगे। सो आप अपने आप को ये ना कहें वो हम तो वो नाम ही नहीं लेते पाकिस्तान का, हमारे लिए तो वैल्यू ही कोई नहीं है, हम तो सोचते ही नहीं है सर। और सर जी ये अभी सेकंड टर्म में आप खामोश हुए हैं, पहली टर्म में तो आप बड़ा जो थे वो बोलते थे सारा कुछ। पहली टर्म में तो आप नरेंद्र, सुन ले अशोक भाई, पहली टर्म में तो नरेंद्र मोदी साहब 18 दफा मिल चुके हैं शी जिनपिंग को 18 दफा मिल चुके हैं। वो तो दूसरी टर्म में उन्होंने आपको ठीक किया तो आपने कहा नहीं चीन का नाम भी नहीं लेना। ये आपको जब ठीक किया जाता है ना फिर आप कहते हैं नाम नहीं लेना। और आज मुझे बात बताएं, आपने कहा जी वो हमने 2 दफा आपके साथ ये कर दिया वो कर दिया, हमारा आपका क्या मुकाबला है यार, 6 गुना आप हमसे बड़े हैं, आपकी जीडीपी हमारे जितनी है, कुछ ज्यादा फर्क फुर्क कोई नहीं है। आपकी मेरा ख्याल है कोई 2.5-7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, हमारी को 300 अरब डॉलर की है, हम भी 6 गुना ज्यादा हो जाए तो हमारी भी आप जितनी है। सिर्फ आपको आबादी का फायदा है, आपने अगर लोटे भी चाहिए हो तो आपको 1 अरब लोटा चाहिए, हमें लोटे भी थोड़े चाहिए। तो आपका तो आबादी में साइज अल्लाह ताला ने आपको दिया, तो यू शुड बी हैप्पी, आपको हर चीज जो है वो ज्यादा देनी पड़ती है। सो डोंट फील कि एज इफ आपकी इकोनॉमी स्विट्जरलैंड वाली है, कुछ स्वीडन के करीब करीब आप पहुंचे हुए हैं, आप इधर ही हैं। अभी भी 600-700 मिलियन लोग जो है वो $2 पर डे से कम रहते हैं। सो ये जो चीजें है ना, ये कहानियां
ये अभी वो आपको दरअसल वो आ जाते हैं, 2-4 गोरे आ जाते हैं आपके पास और आप कहते हो ओ देखें जी हमारा तो कितना जबरदस्त है, हम तो शाइनिंग इंडिया, फलाना इंडिया, टमकाना इंडिया। हमें तो टेंशन ये हो रही है जनाब कि अभी उन्होंने आपको कह रहे हैं खड़े हो जाओ, अभी तो आप अमेरिका के जूनियर मिलिट्री पार्टनर बन गए हैं अशोक भाई, जूनियर मिलिट्री पार्टनर। अभी वो आपको खड़ा करते हैं, चाइना का मुकाबला करो, आप फिर टांगे कामने लग पड़ते, नीचे बैठ जाते हैं। अभी नंदन के साथ जो अभी हुआ, सबसे ज्यादा दुख अमेरिकियों को हुआ। उसने कहा हम तो चीन इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहे थे, ये तो फिस हो गए इधर, ये तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोगों ने दिन की रोशनी में, हमने दिन की रोशनी में मारा, आप रात के 4 बजे आए, कहीं पाकिस्तानी हमें देख के पकड़ ही ना ले, जैसे ही दिन में आए हमने आपको पकड़ लिया। फौजों का मयार होता है सर जी, आप बड़े सियाने हो गए हैं अभी ये दूसरी टर्म के बाद। लेकिन एक चीज को याद रखें, जितना ज्यादा आपके मुल्क, देखें मेरे मुल्क में भी गलती कर रहे हैं ना कहीं पे, तो हमें उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन अशोक साहब आप भी इस बात को माने कि आपके मुल्क में भी बड़ी गलतियां हो रही हैं और नरेंद्र मोदी साहब तकसीम पैदा कर रहे हैं, राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर है। जिस तरह अमेरिका में ट्रंप राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर था जिसने अमेरिका में तकसीम पैदा कर दी, नरेंद्र मोदी साहब भी वही हैं। ये भाईजान इस चीज को जरा ज़हन में रखिएगा, ये ना हो आप इसको भूल जाएं। और कोई चीज रहते नहीं कि मैं मैंने भूल ना जाए थे। हाँ, एयर स्ट्राइक लद्दाख, पुलवामा, फवाद की जो बातें आपने की, और प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके पॉलिटिशियन और हमारे पॉलिटिशियन सबको प्रॉब्लम है पॉइंट स्कोरिंग की। पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं और हिस्ट्री का कई दफा पता नहीं होता। ठीक है जी, आपके टीम वाले उठा लेते हैं ना, पाकिस्तान को मारने के बाद एक्स्ट्रा केंद्र की था। ठीक है, तो होता क्या जनाब, टीवी वाले शुरू हो जाते, वाह ललकार दिया, देखें वो पाकिस्तान के साथ ये कर दिया। हम भी इंडियन टीवी पे आते हैं, हमारे भी बड़े दोस्त हैं वहां पे, ललकारा दे दिया पाकिस्तान को। उधर फवाद चौधरी साहब भी ललकारा मारने लगे थे। प्रॉब्लम ये है, हिस्ट्री आगे पीछे कर गए थोड़ी सी, कहना चाह रहे थे जो पोस्ट पुलवामा हुआ उसकी बात करने लगे थे, लेकिन वो कहने लग पड़े जी कि जो पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ। और मैं एक बात बताऊं आपको, यकीन करके माने, हम अभी फैसला कर लिया अशोक साहब। मैं एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान ने अब गलती की भारत के साथ बात करने की, मैं अमन की बात करता हूं, आई एम फॉर पीस, आई एम डव, मैं अमन की बात करता हूं। लेकिन एक चीज की अशोक साहब समझ आ गई है, दुनिया के हर मुल्क से बात हो सकती है, इंडिया से बात नहीं हो सकती। क्यों? कि आपके अंदर चोर है, आपके अंदर सर, आपसे मुराद आप नहीं, आप तो अशोक साहब है, मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टफुल है। सरकार की बात कर रहा हूं, जो सरकार है, जो सरकार बैठी हुई है, जो मुंह पे कुछ कहती है, अंदर रंगबाजियां कोई और कर रही है। सो अभी पाकिस्तान को आपसे बात नहीं करनी चाहिए, अभी दमादम मस्त कलंदर होगा, आप भी तैयार हो जाए, हम भी तैयार। जी अशोक सर, लास्ट कमेंट आपका, फिर मैं लास्ट कमेंट के लिए चीमा साहब के पास जाऊंगी। अभी हो रहे चीमा साहब ने अनाउंस कर दिया। अशोक साहब एक बात जरा छोटा रखिएगा, मुझे फिर जवाब लंबे देने पड़ते हैं। नहीं, मैं आपको बिल्कुल छोटा छोटा रखूंगा। आपने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान, सबसे पहले दहशतगर्दी हमने शुरू की, मुक्ति वाहिनी को हमने फाइनेंस किया, मुक्ति वाहिनी को हमने शस्त्र दिए। देखिए, आपका ही प्रदेश था बांग्लादेश, हमारा तो नहीं था। वहां जब अत्याचार बढ़े तो वहां लाखों की तादाद में लोग हमारे देश में आ गए। हमारी वजीर आजम पूरे वर्ल्ड घूम के बोल रही थी कि भैया हम खुद हमारे देश में हमारी खाने की व्यवस्था बड़े मुश्किल से करते हैं, लाखों लोगों को कहा देना। सारे विश्व में हमको मदद की कि भैया इस जो निर्वासित लोग आ रहे हैं लाखों की तादाद में, उनको आप खाना परोसना दे दीजिएगा। जब उनकी हम सब सेवा कर रहे थे, आप ही के देश के लोग थे वो, जो जब बांग्लादेश पाकिस्तान इकट्ठा था तब वही पाकिस्तानी जब हमारे देश में आ रहे थे तो 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करने वर्ल्ड के पास गुहार लगा रहे थे। इसी के बीच आप क्या विद्रोह हुआ, और जब वो विद्रोह हुआ, वो मुक्ति वाहिनी हुआ, आप कह सकते हो कि हमने कहा, आपके आर्मी ने वो विद्रोह वही शमन करना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। आपकी आर्मी हम पे हमला करने लगी तो आर्मी ने जवाब दे दिया, देश टूट गया। पॉइंट वंडर। आपने कहा कि दहशतगर्दी हमने शुरू की, दहशतगर्दी तो बांग्लादेश तो बाद में बना, उसके पहले जैसे ही भारत पाकिस्तान का डिवीजन हुआ उसके बाद तुरंत काबिली जो चले गए और जो तथाकथित आजाद कश्मीर बोलते हो जो भारत का हिस्सा है, उस पर कब्जा कर गए। तो ये जो कबीली लोग थे, ये पहला दहशतगर्दी का भारत और पाकिस्तान के बीच का पहला उदाहरण है। तो ये बांग्लादेश का हमारे माथे ठिकरा फोड़ने के पहले आप जरा वो इतिहास दोहरा देख लीजिएगा, जैसा भारत पाकिस्तान का डिवीजन के बाद क्या हुआ। रही दूसरी बात कि हमारे वजीर आजम ने पहले टर्म में बहुत बार नाम लिया
मैं आपको कहता हूं, आप मुझे बता दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान का नाम लेके कब कहा कि वो आतंकवाद देश है? हमने हमेशा पड़ोसी की बात करी, उनके मुंह से पाकिस्तान नहीं आया। पहले टर्म में भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, सेकंड टर्म में भी अभी भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान का नाम लेने में डर तो है नहीं, मीडिया तो लेता है, बाकी लोग भी लेते हैं, लेकिन वजीर आजम वो प्रधानमंत्री का पद होता है। जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो लगातार पाकिस्तान का नाम लेते थे, जब अपोजिशन में थे तो, जब सत्ता में आए तो एक डेकोरम होता है एक देश के प्रधानमंत्री का, वो उन्होंने मेंटेन किया। मैंने ये बात कही, सवाल डरने का और इसका नहीं है। फिर आपने कहा कि हम जूनियर पार्टनर बनेंगे अमेरिका के। अमेरिका के जूनियर पार्टनर हम बन नहीं सकते। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। जब हमारे यहाँ यूपीए की सरकार थी तब तो नरेंद्र मोदी थे भी नहीं। तब एटॉमिक एग्रीमेंट जो हमने किया था उसके लिए हमारी सरकार स्टेक पे आ गई थी। लेफ्ट पार्टीज ने सरकार से विड्रॉ किया था और सरकार गिरने की स्थिति में आई थी। बाकी दलों ने सरकार को मदद करके सरकार बचाई। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी का जो एटॉमिक का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद अमेरिका को लग रहा था कि सारे रिएक्टर्स वो इंडिया को बेचेगा। पहला रिएक्टर हमने फ्रांस से खरीदा, दूसरा रिएक्टर रशिया से खरीदा, अमेरिका से एक भी रिएक्टर नहीं खरीदा। ये अमेरिका की बौखलाहट तब भी थी। हम जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हाथ पकड़ते मजबूती से है, कहीं वो हमारा गर्दन नहीं पकड़ ले। आज भी हमें आम चाहिए, वो चाहिए तो हम अमेरिका से लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि अमेरिका के किसी बात को हमने साथ नहीं दिया, इंटरनेशनल फोरम पे हम अलग हो गए, हमने कहा हम नहीं देंगे साथ इस बात का। ऐसी कई घटनाएं हैं। तो भारत जानता है भारत की अहमियत क्या है। आपने कहा कि भारत बड़ा है, आपके यहाँ लोटे भी 1 करोड़ लगते हैं। हाँ लगते हैं, एक तो हमारे यहाँ समस्या भी है उतनी भी, हमारे यहाँ छोटी समस्या भी 135 करोड़ की समस्या होती है, समस्याएं भी बड़ी है। हम हमारे देश में यदि विकास कर रहे हैं, आपने कहा कि आपकी और हमारी जीडीपी एक है, बिल्कुल जीडीपी एक होगी, फिगर में एक होगी, पर हेड देखा जाए तो आपको गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। हम बार बार कहते हैं कि हमको हमारे पॉपुलेशन का विकास करना है। यदि आज हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आ रही है, आप यहाँ कहते हैं कि $2 पे आज लोग खाना खा रहे हैं, यही देश है हमारा कि हमने पूरे कोविड में मुफ्त में अनाज बांटा है। हमारे पास इतना अनाज है कि हम विश्व को सप्लाई कर सकते हैं। जितने हमारे एग्रीकल्चरिस्ट ने और हमारे किसानों ने काम करके अनाज रख दिया कि हमारे पास भंडारण की जगह नहीं है। फ्री में अनाज बांटा गया है, फ्री में अनाज बांटने वाला भी वो देश है हमारा। और एक को नहीं, आपने कहा ना 6 गुना बड़ा है, 6 गुने बड़े को जब आप अनाज बांटते हैं तो उस देश की कैपेसिटी भी समझनी चाहिए। सवाल फिर मैं इस पे आता हूं। आपने कई आरोप लगाए कि आपने कहा कि आपके प्रधानमंत्री तो पहले बहुत नाम ले रहे थे, अब पहले भी नाम नहीं लिया था। एक एज अ प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने के बाद में आपको आप एक एनालिस्ट है, आप देखिए पुराना सारा रिकॉर्ड निकाल के देखिए कहीं नाम हो गया तो। आपने कहा कि पॉलिटिशियंस को एक वो अपना एक स्कोर करने का आदत है। मैं उसको 1-2 शब्द दिखाता हूं आपको। वो शब्द हिंदी में है, एक छपास और दिखास। छपास मतलब अखबार में छपने का और दिखास मतलब टीवी पे दिखने का। ये रोग हो जाता है पॉलिटिशियन को। इसके लिए वो उलूल जुलूल बातें करते हैं और उलूल जुलूल बातें करने में कई बार अपने देश की किरकिरी करते हैं। ऐसे कई मसले आपके यहाँ है। आपने कहा कि आप बातचीत नहीं करेंगे, आप दोगले हैं। आपने कहा कि आपके मन में चोर है। अशोक वानखेड़े के मन में नहीं, हमारी सरकार के मन में। हमारे सरकार के मन में क्या चोर हो जाता है जब मेरा वजीर आजम एक बस लेके आपके यहाँ आता है, आपका वजीर आजम उस बस का स्वागत करता है, सारा विश्व इसको छापता है, सारा वर्ल्ड इसको देखता है कि भारत पाकिस्तान देखो कैसे बस लेके एक दूसरे को मिल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, बस मिलती है, दिल मिलते हैं और आर्मी कारगिल में घुसती है। उसके बाद वजीर आजम को बर्खास्त किया जाता है, वही जिसने आर्मी कारगिल में उतारी थी वही देश पे कंट्रोल करता है। ये आपके यहाँ हुआ। चोर हमारे मन में नहीं है। चोर हमारे मन में होता तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अपना पहला शपथ विधि करते तो आपके वजीर आजम को उस शपथ विधि में नहीं बुलाते, गेस्ट करके कि मैं शपथ विधि ले रहा हूं, आप मेरे भाई हो, पड़ोसी हो, आ जाओ। वो आए। हमारे वजीर आजम आपके वजीर आजम के यहाँ शादी के इस पे अनशेड्यूल्ड नहीं जाते। पूरा देश शॉक था कि किस लिए गए। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जाऊंगा, एक वजीर आजम है, पड़ोस में है, 10 बार बात होती है, भाई है मेरे, भतीजी थी तो गया मैं शादी में, क्या गलत किया। क्रिटिसाइज हमारे यहाँ भी हुआ। हमारे यहाँ भी कुछ कटमुल्ला है, आपके यहाँ भी है। आपके यहाँ भी बिल्कुल तलवार लेके खड़े हो जाते हैं जब थोड़ी भारत के बारे में अच्छी बात करो तो। हमारे यहाँ क्रिकेट मैच करवाई जयपुर में, आपके वजीर आजम को बुलाया गया, आइए क्रिकेट के मैच देखिए। क्रिकेट मैच के थ्रू तो डिप्लोमेसी करिए। हमारे तो रास्ते हमेशा ही ओपन रहे, हमने कब मना किया। लेकिन बार बार घूम फिर के बात यदि कश्मीर में आती है, बार बार की कश्मीर पे ये हो रहा है, कश्मीर पे वो हो रहा है, तो कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कश्मीर एक ही बार बार हम कहते हैं कि बातचीत के दरवाजे। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण पार्लियामेंट में, जब उन्होंने कहा था, लोगों ने कहा था कि क्यों बोलना चाहिए आपको, किस लिए बोलना चाहिए, पाकिस्तान में जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि जब आप दिल्ली आते हो बाहर से, तो दिल्ली के बाहर से जब दिल्ली में एंट्री करते हो तो वहां बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं विज्ञापन के, रिश्ते ही रिश्ते,
मिलके तो देखिए, टैगलाइन था मिलके तो देखिए। उन्होंने कहा अरे रिश्ते ही रिश्ते तब बनते हैं जब मिलके तो देखना है, तो क्यों ना मिलूं मैं जाऊंगा पाकिस्तान बस लेके। ये भी है, ये भी बातें हुई है। मैं बड़ी शांति था, मैं आपकी सरकार को कोस नहीं रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी वजीर आजम ऐसा और वैसा और वैसा। मैंने कहा ना कि आपके वजीर आजम ने भी खुले दिल के साथ बस का साथ दिया। आपके वजीर आजम क्रिकेट मैच देखने आए, क्रिकेट डिप्लोमेसी में। आपके यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कतई चिमाजी मना नहीं करती अच्छे इसके लिए। हर कंट्रीज में इशू होते हैं, लेकिन एक इशू के ऊपर चीजें रुकती नहीं। एक घर पे भी अपने झगड़े हो जाते हैं कि उसको बोलते हैं कि थोड़ा साइड को रखो, बाकी चीजें हम पहले कर लेते हैं। जब शादी ब्याह में भी किसी बात की अड़चन आती है तो बोलते इसको बाद में तय करेंगे, पहले बाकी रिश्ते तो तय कर ले। लेकिन घूम फिर के यदि पाकिस्तान पाकिस्तान यदि ये कहे कि जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर, यदि सुई वहां अटकी रहेगी तो फिर बातचीत नहीं होगी। यदि जम्मू कश्मीर के सिवा भी बातचीत हो सकती है, दसों इश्यूज से बातचीत हो सकती है। फेवर नेशन का एक दूसरे को हम दे सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं दो देशों के बीच में, ये बात हो सकती है। लेकिन बार बार यदि वही बात आएगी तो उसमें तो चीजें खराब होगी ही। इसलिए मैंने कहा कि मैंने आपके पॉलिटिकल लीडरशिप को भी गाली दी। मैंने ये नहीं कहा, जैसा आपने कहा कि इनको ये तो इनके मन में चोर है, मैं तो मन में चोर नहीं है, मजबूरियां हो सकती। आपके नवाज शरीफ आपके 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 वजीर आजम की मजबूरी थी कि उन्होंने वेलकम किया, लेकिन कारगिल हुआ। वो दुखी थे इस बात, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये तमाम बातें हुई है, ये इतिहास है। और आपके नेताओं का इतिहास नहीं या रेफरेंस से ठीक बात नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ भी गड़बड़ करने वाले बहुत नेता है, हमारे यहाँ भी उलूल जुलूल बात करने वाले बहुत नेता है, लेकिन हम उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, ना उन पे ज्यादा डिस्कशन करते, ना कहते उनको डिकॉट करते। नहीं अशोक जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिससे हम लोग एग्री करेंगे, और आई थिंक चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी लास्ट कमेंट के लिए। लेकिन कई चीजें उन्होंने ठीक भी बताई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हर बात से हम इनकार कर पाएंगे। क्या कहते हैं चीमा साहब? क्या क्या बात उन्होंने ठीक की है, बताएं आप। देखिए, जो कारगिल का हुआ था उसको तो हमारे यहाँ भी कहा गया कि ठीक नहीं था। ये बात तो यहाँ पे भी नवाज शरीफ साहब ने कही थी ना कारगिल के ऊपर तो, और अभी भी कह रहे हैं। वो अभी भी जो उनके मीडिया पे जलसे चल रहे हैं उसमें बार बार इस बात को जता रहे हैं। तो एक बार चीज ऐसा नहीं कि हर चीज ही जो है वो सही हुई हो किसी तरफ से। कुछ ना कुछ गलती दोनों देशों में थोड़ा बहुत हुआ है, ये बात मैं कह रही हूँ। देखिए मेरी बात सुने, गलती की बात कर रही हैं, ठीक है, दोनों मुल्कों ने किया, हमने भी किया, इन्होंने भी किया। ये भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं, ये हम पे इल्जाम लगाते हैं हमने कारगिल किया। तो दोनों मुल्कों ने किया हुआ है। अब इस बात में तो नहीं हम कह सकते कि जी कोई एक मुल्क ठीक है, कोई भी एक मुल्क ठीक नहीं है। लेकिन बात तो मजे की तब थी कि अगर नरेंद्र मोदी साहब को इमरान खान साहब ने एक अच्छा पैगाम दिया था तो हम लेके चलते। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि ये टाइम है पाकिस्तान को आइसोलेट करने का। तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने वही फैसला किया जो एक रियलिस्ट पॉलिटिक्स में एक रियासत को करना चाहिए। और उन्होंने फैसला किया कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, इकोनॉमिकली वीक करना है। देखिए यही बात है। अशोक साहब जो है ये एक और बात कर रहे हैं, रियासत एक और बात कर रही है। अशोक साहब बात कर रहे हैं मोहब्बत की, ट्रेड की, MFN की, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस देंगे, ये करेंगे, आए मिल बैठे। लेकिन ये रियासत की बात नहीं है। जब मैं ये कह रहा था ना कि रियासत क्या चाहती है, नरेंद्र मोदी साहब तकसीम पैदा कर रहे हैं। होता यह है कि रियासत जब आपको तकसीम बना आपके अंदर पैदा कर देती है, जब इतनी नफरत आ जाती है, तो जब कभी वो बात भी करना चाहे तो अवाम फिर बात नहीं करने देती उनको। ये चीजें यहाँ पे समझने की मेरा ख्याल है। और यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे होता रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो एक्टर्स हैं, वो इतनी नफरत फैला देते हैं कई दफा कि हम अगर अमन की बात करना भी चाहें तो फिर वो नहीं पैदा हो सकती। सो इस चीज को समझते हुए ये नरेंद्र मोदी साहब और इमरान खान साहब को ये बड़े दिल दिखाने होंगे। नरेंद्र मोदी साहब जो फैसले कर रहे हैं भारत के लिए, वो जारी बात है वो समझते हैं उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन खत्ते में अमन के लिए अच्छे नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि अभी तो ना बात करने का कोई फायदा है, क्योंकि भारत की सरकार बात नहीं करना चाहती, अवाम बात करना चाहती है। अवाम और सरकार में फर्क है। पाकिस्तान में यह है कि अवाम भी बात करना चाहती है और सरकार भी बात करना चाहती है। लेकिन इंडिया में अवाम बात करना चाहती है, एक साइजेबल अवाम बात करना चाहती है, लेकिन सरकार फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान के साथ इंगेज नहीं होना। सो अगर ये बात फैसला हो चुका है तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो खामोशी इख्तियार कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि कभी वक्त आए कि भारत के जब नरेंद्र मोदी साहब अगर हों तो ठीक है, ना हो कोई और वजीर आजम आए
तो शायद वो ये फैसला करे कि हमें जो है वो, अभी तो भारतीय मीडिया भी बात नहीं करने देता, जरा से बात होनी शुरू करे, ओ इन्होंने हमारे साथ ये किया, इन्होंने हमारे साथ वो कर दिया। मीडिया इतना प्रेशराइज कर देता है सरकार को कि सरकार डर जाती है। तो इसकी बड़ी सारी जी चीमा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है इस देश के, मैंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है जो मीडिया को कोई समझते नहीं। वो हमारे ऐसे प्रधानमंत्री है, जैसे उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली पिछले 7 साल में, वो मीडिया के प्रेशर में आने वाले नहीं। वो तो मीडिया को बोलते आप अपना काम करो, सरकार मैं चलाऊंगा, तो सरकार वैसी चलेगी जैसा चाहती है। दूसरी बात, आप ये बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार, आपने बड़ा बहुत ही महीन तरीके से बोल दिया कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं नफरत फैलाते हैं, लेकिन आपके यहाँ वजीर आजम ही नफरत फैलाता है, ये इनडायरेक्ट चार्ज लगाया। मुझे एक बात बताइए, मेरे वजीर आजम ने शपथ लेने के पहले आपके वजीर आजम को गेस्ट करके बुलाया, मेरे शपथ विधि में आइए सम्मिलित हुई, आपके वजीर आजम के यहाँ शादी में चले गए अनशेड्यूल्ड, ये 2 बार हुआ। ये इसके बाद और क्या चाहिए आपको प्रूफ, क्या जेस्चर चाहिए आपको? हमने ये कहा कि पुलवामा, देखिए हमारे यहाँ पठानकोट हुआ, पठानकोट होने के बाद जब आपके मुल्क ने कहा कि हमारे वहां कोई लेना देना नहीं है, तो हमने कहा कि आप आके इन्वेस्टिगेट करिए। ये कोई देश में होता है? अरे अमेरिका भी आपके यहाँ बिना बताए आया और रात को ओसामा बिन लादेन को मार के चला गया निकाल के। भारत में अभी तक रशिया भी ऐसा कर नहीं पाया और अमेरिका की औकात में ऐसा करेगा। दूसरी बात, आपके यहाँ आप जब बात करते हैं तो आप बार बार वजीर आजम को क्यों, मैंने तो ये कहा कि हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियंस है, मैंने वजीर आजम को नहीं कहा। मेरा वजीर आजम आज भी दिल खोल के बैठा है। पठानकोट हुआ, हमने आपकी एजेंसी को बुलाया, आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेट करिए। ये शायद भारत पाकिस्तान में पहली बार होगी कि आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हमारे यहाँ आके जो पठानकोट पे हमला हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही। उसके बाद पुलवामा होने के बाद जरूर रिलेशन खराब होंगे, क्योंकि आप हमेशा, हम कहते हैं कि भाई आप लोग ऐसा करेंगे, आपके यहाँ के आतंकवादी यहाँ आके अटैक करेंगे और फिर हम करेंगे कि भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। नहीं, हम बात करेंगे, हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए आपने क्या कहा, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर। मैं वही कह रहा हूं, टॉक तो मेरे प्रधानमंत्री ने शपथ विधि के समय शुरू किया था, टॉक तो मेरे प्रधानमंत्री ने आपके प्रधानमंत्री के यहाँ वजीर आजम के यहाँ शादी थी तब चालू किया था। लेकिन आप यदि पठानकोट का टेरर दे गिफ्ट में, यदि रिटर्न गिफ्ट आप पुलवामा दे जिसका एक्सेप्टेंस आपके पार्लियामेंट में हो, ये तमाम बातें जब हो तो फिर उसके बाद बातचीत का सिलसिला तो टूटेगा। और जो आप बोलते हैं कि मैं चाहता हूं, चिमा जी आप जब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ठकाठक हो जाए, कोई बातचीत का जरूरत नहीं, मैं डरता नहीं, मेरे देश की आर्मी पे मुझे भरोसा है। मेरी आर्मी ने 2 बार बता के दिया है हमको, 2 हमारे पास प्रूफ है आर्मी के, 2 बार हमने कैसा खदेड़ के मारा है हम जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज टॉक के लिए तैयार हूं, उसके बावजूद भी मैं आवाम की दृष्टि से ये बात करूं तो मुझे पीस चाहिए, क्योंकि मेरे को मैं आज नहीं, मेरी बात सुनिए चिमा, इसलिए चाहिए मुझे इसलिए चाहिए कि 135 करोड़ लोगों के देश में आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो सबके पास नहीं। मैं चाहता हूँ आखिरी बात, मैं जवाब नहीं दूंगा किसी बात का, ठीक है अशोक साहब के जज्बात हैं, लेकिन अशोक साहब आपको और मुझे पूछना कौन है यहाँ पे? हम जितनी मर्जी मोहब्बत प्यार की बातें करें कोई सुनेंगे ही नहीं। लोगों ने कहना नहीं, नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया, एक दफा कह दिया, बस ठीक है खड़का दो, इधर से भी कोई कह देगा तो खड़का दो। ये अमन वाले जो है ना, अमन वालों को हमने फारिग कर दिया है। ये सिर्फ नफरत के पुजारी हैं, ये सिर्फ हेट को बेचते ना। आप चिमा जी आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। अभी आपने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी मीडिया से डरता है और मीडिया जैसा कहता है वैसा करता है। मैं मीडिया का बहुत बड़ा अंग हूं भारत में। यदि मैं ये कहूं और मुझसे डरे नहीं नरेंद्र मोदी तो फिर आप गलत है, और वो डरे तो फिर आप सही है। रही दूसरी बात जो आपने कहा कि हमारे यहाँ बिल्कुल अवाम ये कहती है, जमहूरियत आप बोल रहे थे ना, जमहूरियत किसको कहते हैं? जमहूरियत उसके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में होते हुए भी अपोजिशन पार्टी की सरकारें 4-4 राज्य में आती, नरेंद्र मोदी प्रचार को जाने के बाद भी यह अपोजिशन पार्टी की सरकारें वहां आती है, वो जमहूरियत। ये जमहूरियत के मायने हैं। जमहूरियत के मायने ये है, जमहूरियत के मायने आप तो पूछो ही मत। आज जिसके यहाँ डेमोक्रेसी पे अत्याचार हुआ हो, 4-4 बार आर्मी के लोगों ने टेक ओवर किया हो, आपके यहाँ एक अच्छे खासे इंसान को फांसी चलाया गया हो, जिसने देश के लिए कुछ किया,
ऐसे ऐसे मेरे यहाँ तो कम से कम अभी फांसी नहीं चढ़ाया गया था। देखिए मुझे बात जी जी लास्ट प्लीज। मैं देखें अब आपको पहले मैं जवाब नहीं देने लगा था, अब फिर मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ जाएगा। नहीं बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल मूड में नहीं हूँ जवाब देने के, लेकिन आपने फिर इतनी बातें कर। देखिए शॉर्ट फॉर्म में प्लीज, टाइम क्योंकि बिल्कुल देखिए आपने उनको तो रोका नहीं है, मुझे शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा देखिए मैं ये कहता हूँ, आप एक फटाफट जमहूरियत, वो अपोजिशन जीत गई वहां पे भाई, आप जब हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी तो अपोजिशन ने जीतना है ना अशोक साहब। और मुझे ये बताएं, अभी मैं आ जाऊं, अभी आप जमहूरियत 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 करते रहते हैं, इमरजेंसियां तो आपने भी लगाई हुई हैं, केमिकल वेपन तो आपने भी अपने सिखों के ऊपर मारे हुए हैं जो ना देखे ना। अभी आप बात करें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मैं सुनता रहूं, मैं बात करूं आपको बुरा लगेगा। चिमा जी नहीं, चिमा जी मैं ये कहूँ चिमा जी मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल चाइना गए, उन्होंने रणनीति बनाई और चाइना ने हम पे हमला किया। यदि ये मैं बताऊं तो ये बहुत ही झूठ होगा, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं झूठ नहीं कहूंगा। मैंने क्या कहा, मैंने इतनी सारी बातें की, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आपके यहाँ ऐसा केमिकल वेपन हो गया। केमिकल वेपन सिखों ने नहीं किया। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, चिमा जी आप आइए इंडिया और आप 1 साल तक इन्वेस्टिगेशन करिए, जो पेपर आपको चाहिए मैं दिलवा दूंगा, जो चीज चाहिए मुझे दिलवा दूंगा। मुझे आप ये बता दीजिए केमिकल वेपन्स वहां यूज हुए कि नहीं हुए, ये मत बताइए, ये मत बोलिए। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने आपके आर्मी को भी इज्जत दी। देखिए कब ये मत कहिए, झूठ नहीं कही। बाकी सारी चीजें आपकी एक्सेप्ट की है मैंने, लेकिन केमिकल वेपन मैं नहीं कहूंगा। प्रधानमंत्री ने नाम लिया, प्रधानमंत्री होते हुए पाकिस्तान का, ये मैं नहीं कहूंगा। ये 2-3 बातें हैं जो देखिए ये चीज तो फिर खत्म ही नहीं होगी। आप देखिए 15 मिनट से शौक साहब बात कर रहे हैं, मैं जरा सा बोलने लगता हूँ, वो मुझे टोक के खुद बोलने लग पड़ते हैं, मैं तो फिर आप सच्चाई परोसे सर आंखों पे, आप सच्चाई परोसे सर आंखों पे। आपने कहा राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहा ये जमहूरियत नहीं है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे भी मैं कुछ नहीं बोला, जवाब मेरे पास भी था। लेकिन आप केमिकल वेपन, प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का 10 बार नाम लिया, ये ना कहो प्लीज। आखिरी बात, सिर्फ आखिरी जुमला बोलता हूँ। देखिए अगर मेरे हकीकत बताने से कि केमिकल वेपन सिखों के खिलाफ गोल्डन टेम्पल में इस्तेमाल किया है और सिर्फ 14 करोड़ सिखों का सिर्फ इस्तेमाल वोट लेने के लिए बीजेपी के और इंडिया के हिंदू करते हैं, तो मैं नहीं बोलता। मैं बस इतनी बात करूंगा कि इंडिया, देखिए अगर मैं अब हर चीज का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन अभी मैं एक तो मैं टोकना नहीं चाहता, दूसरा आरजू का शो खत्म हो रहा है और मैं ये भी तासुर, आपने ज्यादा बोला है मुझसे, आपने 40 मिनट बोला है, मैंने 20 मिनट बोला है। सिर्फ इतनी बात करूंगा कि जो सिखों के साथ हुआ, मेरे मुल्क की भी हिस्ट्री को इतनी अच्छी नहीं है, पर आपकी जमहूरियत में रह के आपकी हिस्ट्री हमसे गंदी है, मैं आपको इतना बता दूं। बाकी फिर बातें आपसे बाद में करेंगे। आप पहले जमहूरियत को संभालिए, जमहूरियत के मायने समझिए, जमहूरियत को एस्टेब्लिश करिए, फिर दोनों जमहूरियत को कंपेयर करिए। वो जमहूरियत जो लंगड़ी लूली हो, वो जमहूरियत से ना कंपेयर करें। अच्छा कंपेरिजन भी होना चाहिए। प्लीज मैं यहाँ पे आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन जाने से पहले एक तो जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा अशोक जी और भारत से जो भी हमें देख रहे हैं, हम सबको एडवांस में दिवाली मुबारक, और आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गुजरे। और मेरी तरफ से बिल्कुल चिमा जी, विश आई वुड से एक दिवाली साथ में मनाएंगे, एक ईद साथ में मनाएंगे, वादा मेरा। बिल्कुल बहुत अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।